पहला क्या है, मोनो कार्बोनिल कंपाउंड्स, मोनो कार्बोनिल कंपाउंड्स। मोनोकार्बोनिल कंपाउंड मैंने तो बताया था, इनकी स्टेबिलिटी जनरली क्या होती है, बहुत कम होती है। इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है एज कंपेयर टू, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं, अगर जैसे मैंने एसीटोन लिया, एसीटोन इसमें होता है 1-3 माइग्रेशन, 1-2-3, या उल्टा भी कर सकते हैं 1-2-3, 1 से 3 पे माइग्रेशन होगा। इनकी स्टेबिलिटी कीटो कंपाउंड की बहुत ज्यादा होती है, इनोलिक फॉर्म की बहुत कम होती है, अनटिल अनलेस कोई ऐसा फैक्टर आए जो उसको स्टेबलाइज करे, जैसे एक्सटेंडेड कंजुगेशन दे, या एरोमेटाइजेशन दे, या इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे। तो जैसे इसकी अब इनोलिक फॉर्म जो होगी वो 10⁻⁴% के आसपास की होती है, 10⁻⁴%। मेनली यही एग्जिस्ट करेगा, 100% के आसपास होगा ये कीटो कीटो फॉर्म जो है। और इसी को अगर मैं क्लोज चेन फॉर्म में लूं, जैसे ये ले लूंगा मैं, क्लोज चेन फॉर्म में कुछ स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लोज चेन फॉर्म के अंदर कुछ स्टेबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी, अब है स्टेबल कीटो फॉर्म ही, लेकिन कुछ स्टेबिलिटी मिल जाएगी इनोलिक फॉर्म को भी। रीजन, OH आया, ये OH जो है ना, इसकी एंट्रोपी जो है वो ज्यादा होती है, इस OH की एंट्रोपी। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होता है, बॉन्ड्स फिक्स नहीं होते ओपन चेन फॉर्म में। ध्यान देना, ये ओपन चेन के अंदर बॉन्ड्स फिक्स नहीं होते, तो इस OH को रिपल्शन मिलेगी कहीं ना कहीं से। लेकिन इस वाले OH को, जो कि क्लोज्ड फॉर्म में है और ये बॉन्ड्स इसके साथ वाले क्या है, फिक्स है, तो ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, एक तरह से फ्रीली घूम सकता है, क्योंकि इसको रिपल्शन कम मिलेगी बाकी वाले अपने कार्बन से, बाकी अपने नेबरिंग कार्बन से। इस वजह से इसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है, और एंट्रोपी ज्यादा होने की वजह से इसकी परसेंटेज जो होती है थोड़ी बढ़ जाती है, और 1.2% आ जाता है, 1.2%। तो ये हमारा 98.8% है, तो 1.2% ये भी आ जाती है इनोलिक फॉर्म इसकी। और इसको, इस एंट्रोपी को बोलते हैं गेरोज एंट्रोपी। तो ध्यान रख सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या बोला मैंने, कि इसके अंदर जो बाकी वाले कार्बन है वो फिक्स है साइक्लिक फॉर्म में। साइक्लिक फॉर्म में अगर वो फिक्स है, तो ये इसको रिपल्शन कम देंगे, और ये वाला OH ग्रुप जो है, इस बॉन्ड के थ्रू ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। इसकी इसमें हिंड्रेंस कम होगी, इसकी रोटेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। तो इससे इसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है, और सिस्टम की अगर एंट्रोपी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है कुछ। इस वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इसकी इनोलिक फॉर्म। और इस एंट्रोपी को क्या बोलते हैं, गैरोज एंट्रोपी। याद रखते हैं, याद कर लेंगे इसको। तो इसकी परसेंटेज ज्यादा है, सही है, इसकी परसेंटेज थोड़ी ज्यादा होगी। तो मोनोकार्बोनिल कंपाउंड ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टेबल नहीं हो पाएंगे, स्टेबल हो सकते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लूं, इस तरीके से ले लूंगा कंपाउंड, और मैंने बताया हुआ ये, अब क्या होगा इसमें, डबल बॉन्ड हो लिया, तो तुमको पता है ये अब जो फॉर्म मिलेगी इससे, 100% कौन सी फॉर्म मिलेगी, इनोलिक फॉर्म, 99.99%। ये मिल जाएगी फिनॉल, जो कि क्योंकि ये एरोमेटिक है, इसमें आ गई एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एरोमेटिक है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, समझ गए कि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोनोकार्बोनिल कंपाउंड्स में जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इनोलिक फॉर्म। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मैं लेता हूं इसके अंदर, इसी के अंदर लेता हूं डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स में दो डिस्कस करते हैं, डाई कार्बोनिल कंपाउंड में दो डिस्कस करते हैं, एक तो 1,2 और एक 1,3। 1,3 वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स, डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स में लिया, जैसे मैंने पहला एग्जांपल ये एग्जांपल लिया, और दूसरा एग्जांपल ले लिया इसी के टाइप का, जैसे इसमें ले लेते हैं हम डाई कीटो कंपाउंड्स के अंदर दोनों साइक्लिक फॉर्म में। जैसे मैंने पीछे मोनो कार्बोनिल में एक लिया था ओपन, एक साइक्लिक, ऐसे इसमें ले लिया, एक ओपन और एक साइक्लिक। अब इस केस में सबसे पहले तो जो OH है, देखने में लगेगा ये आया OH, CH3COH, ये लिया डबल बॉन्ड C, सॉरी इस साइड आएगा, दूसरी साइड CH2 हो जाएगा इधर, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। देखने में लगेगा इस तरीके से हो जाना चाहिए, और ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है इसमें। ऐसा क्यों नहीं हो पाता, समझे कि होना ये चाहिए था, स्टेबिलिटी ये मिल जानी चाहिए थी इसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है इसके अंदर। क्यों नहीं होता, रीजन, क्योंकि वहां पे दोनों ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। ध्यान देंगे इधर, दोनों ऑक्सीजन के पास, इसके पास भी लोन पेयर है,
और इसके पास भी लोन पेयर है, और इन लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होती है। रिपल्शन ज्यादा होती है तो ग्रुप ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये रोटेट कर जाता है इस तरीके से, एक ऊपर तो एक नीचे, ये इस तरीके से, ये ऐसे हो जाते हैं कीटो कंपाउंड्स। और इसमें इस वजह से इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। और आंसर इसका एक अगर ऐसे रहता है तो नीचे जो आएगा OH वो ऐसे रहेगा, एंड देयर इज नो इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती इसके अंदर। समझ आया कि नहीं है? तो यही अपना, इसमें हम यही बोलेंगे इन दोनों कीटो कंपाउंड्स के अंदर, इन दोनों कीटो कंपाउंड्स के अंदर ये वाली फॉर्म बहुत मतलब 0% के आसपास मानना है इसको, वही फॉर्म डोमिनेट करेगी, कीटो फॉर्म। क्लियर? कीटो फॉर्म डोमिनेट करेगी इसके अंदर भी, कीटो फॉर्म विल डोमिनेट। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर OH, जब इसमें तो रोटेशन है नहीं, इसमें तो रोटेशन नहीं होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, H बॉन्डिंग। हाँ इसमें H बॉन्डिंग हो जाएगी, इसमें H बॉन्डिंग हो जाएगी। और अब इसमें जो मिलेगा वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। ये आया, ये OH डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा O के साथ, इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से। और 5 मेंबर की रिंग बन रही है तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी, सही ना? 5 मेंबर की रिंग बनेगी तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर फ्री रोटेशन नहीं हो पाएगी। ध्यान रखना, फ्री रोटेशन नहीं है साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से, इसके अंदर फ्री रोटेशन नहीं है बिकॉज ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो इसलिए ऐसा होगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से इस कंपाउंड को क्या मिल जाएगी, स्टेबिलिटी। तो ये बात समझ आ गई होगी, ये डाइकीटो कंपाउंड है, 1,2 डाइकीटो कंपाउंड। क्लियर? 1,2 डाइकीटो कंपाउंड में भी मैंने 2 एग्जांपल ली, एक लिया ओपन चेन फॉर्म का और एक लिया क्लोज चेन फॉर्म का, एक क्लोज चेन फॉर्म का। नेक्स्ट, अब ले रहा हूं मैं 1,3 डाइकीटो, 1,3 डाइकीटो सबसे इंपॉर्टेंट, 1,3 डाइकीटो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान सुनना है। 1,3 डाइकीटो कंपाउंड्स, तो 1,3 डाइकीटो कंपाउंड में बहुत सारे कंपाउंड डिस्कस करेंगे इसके अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड डिस्कस होंगे इसके अंदर 1,3 डाइकीटो कंपाउंड्स में। तो ये नोट करेंगे 1,3 डाइकीटो कंपाउंड्स। देखो 1,3 डाइकीटो कंपाउंड में पहला लिया मैंने एसिटाइल एसीटोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एसिटाइल एसीटोन, ये ले लिया। ये पार्ट क्या होता है, एसिटाइल, और ये पार्ट क्या है, एसीटोन। तो इसका नाम क्या है, एसिटाइल एसीटोन, जिसको हम ACAC, अगर इसका एनायन लेंगे तो ACAC नेगेटिव से डिनोट करते हैं, एसिटाइल एसीटोनेटो। सब में 12th वाले बच्चों को पता होगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा हुआ है, एसिटाइल एसीटोनेटो ACAC-1। तो ये है एसिटाइल एसीटोन। अब इसकी इनोलिक फॉर्म जो है वो स्टेबल है, इसकी इनोलिक फॉर्म क्या है, स्टेबल, ज्यादा स्टेबल है। और कैसे है ये देखेंगे, ये इस तरह से स्टेबल होगी। देखो ये बना इसका, जैसे मैं इसकी इनोलिक फॉर्म बना रहा हूं, और तुम्हें बताना कि कौन सी स्टेबल सबसे ज्यादा फॉर्म होगी। ये पहली फॉर्म CH3COH डबल बॉन्ड CH, ये एक बना दिया मैंने, इसका दूसरा फॉर्म दिखा रहा हूं मैं, सेकंड फॉर्म CH2 बॉन्ड COH CH2 C बॉन्ड O CH3, तीसरा फॉर्म दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड COH CH डबल बॉन्ड COH CH3, चौथी फॉर्म देखेंगे इसमें CH2 डबल बॉन्ड COH CH2COH डबल बॉन्ड CH2। बताओ इसमें क्या होगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इन पांचों का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। एक ये अच्छा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, इन पांचों का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, फास्ट। बोलना किसी को आंसर,
किसी को आंसर बोलना है इसका? सर मैं बोलूं? बोल चिराग। सर 24315। 24315, चलो ये आंसर दे दिया चिराग ने, ये आंसर दिया 24315। नहीं चिराग सही नहीं है ये। और कोई? दक्ष वगैरह किसी को आंसर देना है? दक्ष, लक्ष्य, श्रेया, हर्षिल, कुणाल, तुषार। चलो मैं आंसर लिख रहा हूँ, रीजन देना इसका। आंसर इसका 21435, ये आंसर है 21435। और ये तो बहुत स्पेशल केस है ना, जिसमें 76% मिलता है। 76% मिलता है इनॉल। इसमें इनॉल कितना आता है? 76%। और ये होता है 24%। ये तो नेग्लिजिबल फॉर्म्स है, ये कम कम बनती है। तो रीजन इसका मैं दे रहा हूं तुम्हें। पहले तो 76, ये तो है ही ज्यादा, मैं दूंगा इसका रीजन अभी। मेन इसका आंसर है। अब 4 क्यों आया? क्योंकि इसमें कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंजुगेशन में। इसमें अगर तुम कहोगे तो बहुत कम इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है OH की इस O के साथ। और लास्ट वाले में कुछ भी नहीं है, कंजुगेशन भी नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर। सही ना? लास्ट वाले में कुछ भी नहीं है कंजुगेशन वगैरह। तो इसलिए इन तीनों को तो समझ आ गया होगा। अब बताना है मेरे को सेकंड वाला सबसे ज्यादा क्यों है। सेकंड वाला सबसे ज्यादा क्यों है? इसमें किसी को पूछना है कुछ? 2 सबसे ज्यादा, फिर कीटो फॉर्म, फिर 4, फिर 3, फिर 5। 4 सर में अगर सी वाली, कंजुगेशन। 2 में रेजोनेंस है। हाँ बोल चिराग पहले। सर अगर क्या कहते हैं कार्बन की रेजोनेंस होगी तो हम पहले कीटो का स्टेबिलिटी देखेंगे। देख, सबसे पहले तो ये ध्यान रखियो कि कीटो जो है उसमें C डबल बॉन्ड O है। मैंने बताया ना, उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, 48 किलो जूल पर मोल ज्यादा होती है एनर्जी। सर सही ना? वो तो लगा कि एक बार 48 किलो जूल रेजोनेंस से वो हो जाएगी ओवरकम। नहीं 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 होगी? नहीं, 48 मतलब इनकी ज्यादा से ज्यादा 40-50 होती है टोटल एनर्जी। अच्छा। उसमें तो 2 कीटो ग्रुप है ना, 2 सील बॉन्ड हुए हैं। हम्म। देखो अब देखना, ये आंसर नोट कर लेना है और रीजन अब एक बार खुद सोच के देखना। मैंने एक आंसर दे दिया तुम्हें, और अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें कीटो फॉर्म जो इनॉल फॉर्म है वो अच्छा ये हम ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट हम चेक कहाँ करते हैं? गैशियस फेज में। गैशियस फेज में हम चेक कर रहे हैं इसके एक तरह से, गैशियस फेज में। अब ये देखना स्टेबल क्यों है। CH3C OH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसमें ये हो गई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। और तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान देना इधर, पूरा मैं मार्क कर रहा हूं उसको। ये है पाई सिंगल, फिर पाई, फिर सिंगल, फिर ये सिंगल, और ये हाफ। और इसमें रेजोनेंस होती है पूरी प्रॉपर। इसमें पूरी प्रॉपर रेजोनेंस होगी इस तरीके से। एक्सटेंडेड कंजुगेशन इसमें ऐसे आएगा, ध्यान देंगे। ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये ऐसे, ये प्रॉपर रेजोनेंस होती है इसके अंदर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, प्लस ये इस तरह से रेजोनेंस सिंबलाइज होता है। और अगर रेजोनेंस करने के बाद क्या बनेगा, वो ये बन जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ CH, फिर सिंगल बॉन्ड COH CH3, ये इस तरह से, ये रेजोनेंस सिंबलाइज है। तो ये बन जाता है 76%। और कौन से फेज में होता है? गैशियस फेज में। ध्यान रखना, गैशियस फेज में कह लो, या फिर ऑलमोस्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट की केस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट की केस में तब होता है ऐसा। अगर मैंने ले लिया पानी, ध्यान रखना इधर, अगर सॉल्वेंट ले लिया वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सॉल्वेंट का इफेक्ट पढ़ेंगे हम इधर, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट ले लिया तो कौन सा डोमिनेट करेगा?
अच्छा पहले ये समझ आ गया कि नहीं? इसमें किसी को पूछना कुछ? इसकी कीटो फॉर्म, इसकी इनोलिक फॉर्म क्यों स्टेबल हुई है, 76% क्यों हो गई, ये समझ आ गया कि नहीं? आगे सर। अब इसमें इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को कि 76% कैसे हुई है ये? जहां इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, जहां पे एक्टिव हाइड्रोजन ज्यादा है एसडी को, मिथाइल ग्रुप की टाइप का, मिथाइल ग्रुप टाइप का, या एक्सटेंडेड कंजुगेशन आ जाए, या एरोमेटिसिटी आ जाए, तो इनोलिक फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इनोलिक फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा अब ये तुम्हें समझ आ गया। और ये स्टेबिलिटी इसकी कहां पे है? गैसियस फेज में या ऑलमोस्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। अगर सॉल्वेंट आ जाए पोलर तो ध्यान रखना कीटो फॉर्म डोमिनेट करेगी और वो हो जाएगी 80%। अगर पोलर सॉल्वेंट आ जाता है तो ध्यान रखना दिस कीटो फॉर्म विल बिकम 80% एंड दिस हैज 20%। पोलर सॉल्वेंट अगर आता है, सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइजेस, polar solvent stabilizes कीटो फॉर्म, सही ना? और पोलर एप्रोटिक यानी थोड़ा कम पोलर होगा, पोलर एप्रोटिक जो कम पोलर, जैसे एसीटोन, डीएमएफ, डीएमए, डीएमएफ बता रखे ना, ये ईथर जो कि कम पोलर होते हैं, दे स्टेबलाइज इनोलिक फॉर्म, इनोल फॉर्म। या नॉन पोलर सॉल्वेंट भी है तो भी वो इनोल फॉर्म को स्टेबलाइज करेगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ये बता रखा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? जो कम पोलर होते हैं। और पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जैसे वाटर जिसमें OH बॉन्ड हो, जैसे एसिटिक एसिड जिसमें भी OH बॉन्ड हो, जैसे इथेनॉल जिसमें OH बॉन्ड हो, सबसे पोलर वाटर है इसके अंदर। ये पोलर सॉल्वेंट है जिसमें क्या हो, OH बॉन्ड हो, वो है पोलर सॉल्वेंट। वो स्टेबलाइज किसको करेंगे? कीटो फॉर्म को। उसमें परसेंटेज हमेशा कीटो फॉर्म की ज्यादा होगी पोलर सॉल्वेंट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, और मैं इसको समझा भी देता हूँ एक बार ताकि तुम भूलो नहीं कभी भी, ताकि ये भूला ना जाए तुमसे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। पोलर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजर रोल प्ले करता है। पोलर सॉल्वेंट इट स्टेबलाइजेस कीटो फॉर्म, पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइजेस कीटो फॉर्म। कैसे? जैसे अगर पानी लिया मैंने, ध्यान देंगे, पानी लिया, अभी तुमने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया इस तरीके से, COH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3, यही चीज थी। और तुमने क्या किया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। लेकिन अगर सॉल्वेंट आ जाता पोलर, अब ध्यान देना, अगर सॉल्वेंट आ जाता है पोलर, उस केस में क्या होगा? पोलर सॉल्वेंट, ये देखो वो चढ़ा दिया मैंने, ये आ गया पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट आ गया तो उसमें क्या होगा कि जो वाटर का O है वो इसको पकड़ लेगा, ये पकड़ लिया इसको, इसके H को, और वाटर का जो H है वो इसको पकड़ लेगा, कीटो फॉर्म को। समझिए कि नहीं? तो क्या अब ये इंट्रामोलुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएंगे उतनी? क्या इन दोनों में अब उतनी इंट्रामोलुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी अगर सॉल्वेंट पोलर है तो? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी? नहीं होगी अभी, ये कम होगी बहुत। तो इस वजह से इनॉल फॉर्म जो है कम स्टेबल होती है पोलर सॉल्वेंट के अंदर। और पानी तो इसको भी स्टेबलाइज करेगा, इसको भी स्टेबलाइज करेगा, तो कीटो फॉर्म क्या करेगी? डोमिनेट करेगी। नहीं समझ आई बात? ये अब तुम्हें याद रहेगा कि पोलर सॉल्वेंट है देन इट विल स्टेबलाइज कीटो फॉर्म। पोलर एप्रोटिक है या नॉन पोलर है तो वो स्टेबलाइज करेगा किसको? इनोलिक फॉर्म को। याद रहेगा कि नहीं? यस सर। ये ढंग से पढ़ लेना। उसमें दोनों OH वाला केस था, हाँ उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एक मिनट, ये किसकी बात कर रहा है? इनॉल फॉर्म की बात कर रहा है? दक्ष थोड़ा जोर से बोलियो। इनॉल फॉर्म की बात कर रहा है कि कीटो फॉर्म की? सर जो आपने 5 पार्ट लिखे थे पहले, उसमें एक था ना जिसमें अच्छा जिसमें OH ग्रुप्स थे। डबल बॉन्ड हाँ की तो जगह दक्ष, OH था। यस सर। हाँ हाँ दक्ष, उसमें जो ये इसकी बात कर रहा है कि कंजुगेशन वाला था, ये कह रहा है क्या? यस सर। हाँ तो इसमें इसमें क्या कह रहा है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर पानी के OH साथ की ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा नहीं, OH की इसी में OH के साथ? इंट्रामोलिकुलर। हाँ इंटरमोलिकुलर अगर दक्ष होगी Yes, भी sir. अगर, एक मिनट क्या बस, तो इसमें, हाँ तो इसमें एक बार देख, अगर मान ले हो भी जाती है, सही है, अगर मान ले कर लिया हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये O था, इसका H,
और ये हो गई इस, ओके ये कह रहे हैं ना ऐसे, यस सर। अगर ये हो गई तो इसमें पूरे में कंजुगेशन आ रही है उस टाइप की जो इसमें आ रही थी? है दक्ष? नो सर। सर लेकिन तो ये वाला फिर कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल नहीं हो जाएगा? नहीं, कीटो फॉर्म से कैसे? कीटो फॉर्म में सी डबल बॉन्ड, उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी ज्यादा थी बताया ना, 48 प्लस 48 96 किलो जूल पर मोल ज्यादा एनर्जी होगी तब भी उसकी। सर तो मतलब रेजोनेंस भी उसे नहीं कर पाएगा ओवरकम? नहीं नहीं नहीं, पहले बॉन्ड एनर्जी तो देखेंगे ना, रेजोनेंस एनर्जी कितनी रिलीज होती है, 50 किलो जूल पर मोल एक से। ठीक है सर। चलो ये ध्यान रखना इस चीज का, जो बताया ना सर इसको मतलब समझ जो जाना पूरा आपने ढंग से। 2 केस लिए थे ना कौन से दो केस दक्ष? सर, मतलब डबल बॉन्ड दोनों मतलब दोनों एंड्स पे एक डबल में बॉन्ड थे। डबल बॉन्ड दोनों आइसोलेटेड थे, एक में डबल बॉन्ड दोनों आइसोलेटेड थे, और एक में मैंने एक ही OH बनाया था जो बाहर से लिया था H, तो उसका तो हाइड्रोजन ही एसिडिक नहीं है ना, उसका जो कार्बन आयन बनेगा वही ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। 2 केस थे ना जिसमें ये ले दक्ष, ये वाला था केस तो, और मतलब C डबल दूसरा। बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड CH2 लास्ट में, हाँ समझ गया, ये ले। और उसमें एक वाले केस में दोनों OH हैं और दूसरे में दोनों डबल बॉन्ड हैं। उनकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे? उनकी स्टेबिलिटी दक्ष देख, सबसे पहले तो दिमाग में रख कि H हमारे हटने चाहिए यहां से, तो H तो हटी नहीं रहे यहां से। सर इसी में दूसरा केस जिसमें दोनों डबल बॉन्ड हुए हैं। जैसे दोनों डबल बॉन्ड है तो ये रहा वो, हुआ क्लियर दक्ष? सर नहीं, सॉरी, वो मतलब जिसमें एक डबल बॉन्ड हुआ है और एक OH है, एक डबल बॉन्ड O मतलब और एक हाइड्रोजन OH। बॉन्डिंग दोनों में हो रही है। हाँ, हाँ, मतलब तो हाइड्रोजन उसमें बॉन्डिंग कंजुगेशन दोनों आ में रही हो है रही है। उसमें कंजुगेशन आ रही है पूरी क्या, जैसे इसमें आ रही थी, इसके अंदर जैसे कंजुगेशन आ रही है? सर कंजुगेशन दोनों में से किसी में भी नहीं आ रही ना, तो उन दोनों को दोनों में आपस में किसी कैसे में, कंपेयर करेंगे? दोनों में से किसी में नहीं आ रही कंजुगेशन। एक मिनट, एक जैसे ये वाला केस था और एक केस था, एक उसमें कीटो फॉर्म तो है ना, कीटो फॉर्म तो ज्यादा स्टेबल होगी ना, एक कीटो फॉर्म अगर सील बॉन्ड O बॉन्ड है तो। ओके सर, आ गया ठीक। दक्ष फिर भी देखो दिक्कत हो तो मेरे से बाद में पूछ लियो, क्योंकि ना फिर क्लास में काम नहीं हो नहीं पाएगा सर, ज्यादा जितना क्लियर है। निकालना है। अच्छा सही है। अच्छा चलो चलो, ये समझ आ गया कि नहीं? ये अभी मैंने ये पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया एसिटाइल एसीटोन को। ध्यान रखना, पहले हमेशा स्टेबिलिटी डिस्कस जो डिस्कस करनी है इनॉल फॉर्म की, वो हमेशा तुम्हें यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन देख करके उसको देखकर डिस्कस करना, हमेशा एक्टिव हाइड्रोजन को डिस्कस, यानी कार्बन आयन बना करके पहले उससे चेक करना कि साथ में प्लस आई वाले ग्रुप ना हो। जैसे यहाँ प्लस आई वाला है तो ये उतना स्टेबलाइज नहीं कर पाता कार्बन आयन को, दोनों प्लस आई वाले ग्रुप है। जैसे अब मैं इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो। अगर मैं कहूं X% स्टेबिलिटी है वाटर के अंदर, Y% स्टेबिलिटी है से एसीटोन या ईथर में, और Z% स्टेबिलिटी है बेंजीन में, तो कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? या इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? चलो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। X% है उसका वाटर में, Y% ईथर में, Z% बेंजीन में, तो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा किसमें होगी? बेंजीन। सबसे ज्यादा वाई में, मैंने बताया ना सबसे ज्यादा वाई में, पोलर एप्रोटिक है ईथर, फिर जेड में, और फिर एक्स में। वाई जेड फिर एक्स, कुछ ना कुछ तो पोलैरिटी चाहिए होगी ना उसको डिसॉल्व करने के लिए, तो इसके पहले वाई में, फिर जेड में, फिर एक्स में। एक्स में तो क्या स्टेबल होगा हमेशा कीटो फॉर्म। इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा वाई जेड फिर एक्स। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन और ले लेता हूं यहीं पे, ताकि, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना, एडवांस के लिए स्पेशली ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एडवांस के लिए। तुम्हें बताना ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ध्यान देंगे। तरीका मैंने बता दिया, अगर प्लस आई आ गया तो स्टेबिलिटी कम, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या एक्सटेंडेड कंजुगेशन आ रहा है या एरोमेटिसिटी आ रही है तो स्टेबिलिटी ज्यादा इनॉल फॉर्म की। तुम्हें इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी में अरेंज करना है।
फिनाइल ग्रुप को मैं पीएच लिख रहा हूँ 1 2 C6H5 सील बॉन्ड O CH2 सील बॉन्ड O H तीसरा C6H5 सील बॉन्ड O CH2 सील बॉन्ड O CH3 फोर्थ C डबल बॉन्ड OH CH2 मतलब ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा पूरे टॉटोमेरिज्म का H फिफ्थ C डबल बॉन्ड O H CH3 ले लेते हैं CH3 CH2 सील बॉन्ड O OCH3 सिक्स्थ मैंने एक मिनट CH3 लिया नहीं ना, एक मिनट को CH3 आएगा आप पे CH3 सिक्स्थ C डबल बॉन्ड O OCH3 CH2 सील बॉन्ड O से CH3 सेवंथ सील बॉन्ड O OCH3 CH2 सील बॉन्ड O OCH3। बताओ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा इनोलिक फॉर्म की? इनोलिक फॉर्म की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? CH3 है ये ऐड कर देना इसमें। ये 8 कंपाउंड्स हैं, इनोलिक फॉर्म की स्टेबिलिटी मैनेज करना।
कौन बोलेगा आंसर? बोलो। नहीं श्रेया, चलो आंसर सुन लेंगे एक बार जल्दी से। किसी को बोला आंसर? देखो इतना, किसी को बोला आंसर? इतना पार्ट सब में सेम है, सिर्फ हमें देखना इफेक्ट इसका और इसका। कहीं पे अगर माइनस आई आ रहा है या माइनस आर आ रहा है या माइनस एच आ रहा है या फिर एक्सटेंडेड कंजुगेशन आ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसलिए इधर से क्या आ जाएगा, अगर OH बनता है तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन आ जाएगी, एक्सटेंडेड कंजुगेशन पीएच पीएच, समझिए कि नहीं ये? तो इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी जब पीएच ग्रुप आ जाएगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। पीएच ग्रुप आ जाएगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो इसलिए इनोलिक फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगी फर्स्ट की, अराउंड 96%, 96% से ज्यादा ही होती है। फिर सेकंड पे भी फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी कुछ ज्यादा होगी। इसमें भी 91% के आसपास कुछ। और इसके बाद इसमें फिनाइल आ गया, थोड़ा सा यहाँ प्लस आई आ गया, प्लस आई आएगा तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन फिनाइल ग्रुप है इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से। और ये भी आती है अराउंड 86% के आसपास, 86% के आसपास। फिर CHO कोई भी ग्रुप डोनेटिंग नहीं है ना विड्रॉइंग है, तो स्टेबिलिटी इसकी भी ज्यादा है, 84% के आसपास, 84% के आसपास। इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट आ गए, प्लस आई इफेक्ट, तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इधर स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ऐसा नहीं कि बहुत कम हो गई है, इसमें भी क्या रहता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अंदर रेजोनेंस रहती है। तो 76% कीटो फॉर्म अभी बताया पीछे, 76% इनोलिक फॉर्म, 76% इनोलिक फॉर्म आएगी इसके अंदर। फिर अब यहाँ पे स्टेबिलिटी होने लग जाती है कम। अब यहाँ पे क्या आ गया, इसका इफेक्ट कौन सा आ गया, यहाँ पे हो रही है क्रॉस कंजुगेशन। देखो ये इलेक्ट्रॉन लेके गया और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी विड्रॉइंग पावर क्या हो गई, बहुत कम हो गई इस CH2 से खींचने की। तो यहाँ से स्टेबिलिटी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। यहाँ से स्टेबिलिटी क्या होने लग जाती है, ज्यादा कम होने लग जाती है, कि OCH3 का क्रॉस कंजुगेशन आ रहा है। OCH3 का क्या आ रहा है, क्रॉस कंजुगेशन। तो इसलिए यहाँ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसका आंसर मतलब ये 50% से भी लेस हो जाएगी स्टेबिलिटी इसमें। तो और उससे अगले में यहाँ पे OCH3 जब आ गया, जब दोनों साइड OCH3 आ गया तो स्टेबिलिटी बहुत कम, तब स्टेबिलिटी बहुत ही कम। इधर भी क्रॉस कंजुगेशन और इधर भी क्रॉस कंजुगेशन, तो स्टेबिलिटी बहुत कम। और लास्ट वाले केस में कुछ स्टेबिलिटी रहेगी 50-60% के आसपास, क्योंकि एक साइड तो प्लस आई है, दूसरी साइड नहीं है प्लस आई, तो इसमें कुछ स्टेबिलिटी रहेगी। समझिए कि नहीं है, इसकी जो समझ आ गया कि नहीं? ये 5th से ज्यादा नहीं होगी? मैं अभी बता रहा हूँ, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ पूरा ऑर्डर, मैं पूरा ऑर्डर बता रहा हूँ। उसमें ये तो अराउंड रहेगा 0% के आसपास ही। इसमें जब इसमें एक लगाया तो 7 to 8% के आसपास, और ये वाला तो ये ज्यादा होगा, इसकी होगी अराउंड 78% कह लो उसमें। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो आएगा अब, वो सबसे ज्यादा आएगा फिनाइल ग्रुप का, क्योंकि इधर प्लस आई आ गया है। सबसे ज्यादा आएगा किसका, फिनाइल। 1 ऑर्डर नोट कर लेने के बाद जल्दी से, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद 8, 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। ये ऑर्डर है नेट, ये नेट ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का। नेक्स्ट नोट करना जल्दी से। अच्छा पहले यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग में मैंने एक बता दी तुम्हें, सॉल्वेंट। ये नोट कर लेना, फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट का क्या फैक्टर बताया मैंने, अगर पोलर सॉल्वेंट है जैसे H2O, एसिटिक एसिड या इथेनॉल, तो इस केस में कीटो फॉर्म स्टेबल।
स्टेबलाइजेस कीटो फॉर्म, ये इसमें कीटो फॉर्म स्टेबल होगी। और अगर पोलर ए प्रोटी सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो इनोलिक फॉर्म स्टेबल होगा। सॉल्वेंट का इफेक्ट याद रखना तुम्हें। दूसरा पॉइंट याद रखना, टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये रखना, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ये भी पॉइंट याद रखना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये यहाँ पे इफेक्ट था, फैक्टर्स इफेक्टिंग थे, सही ना, फैक्टर्स इफेक्टिंग। जैसे इसी में पूछा मैंने, अगर इसका बताओ जरा, इसका इनॉल फॉर्म स्टेबल होगा कि नहीं? चेक करो इसका। बोलो, इसका इनॉल फॉर्म स्टेबल होगा कि नहीं? सर कॉन्जुगेशन आएगी। इसमें नहीं, ये टोटल में शो ही नहीं करेगा। बताओ क्यों? एंटी हाँ सही है चिराग, बोला कर चिराग। एंटी एरोमेटिक हो गया ये, नो टोटोमेरेज। अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास।